हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूनिटी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर कुछ क्लासेस कर रहे हैं और पिछले कई वीडियो ऑडियो के फॉर्म में डाले गए हैं। व्यूज़ कम हैं बट आई डोंट केयर, आपकी मर्ज़ी, सुने ना सुने ये आप पे डिपेंड करता है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा था भारत के टाइगर रिजर्व, बाघों के संरक्षण के बारे में। तो मैं यहाँ फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हम चैप्टर बाय हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब पढ़ें, है ना, तो अब वो समय नहीं रहा। ऐसी गलती आप कर रहे हो, आपको आगे मुसीबत में डाल सकती है। तो हम लोगों ने पिछले कई क्लास में भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ टॉपिक को पढ़ा था। कांग्रेस की स्थापना, सांस्कृतिक नवजागरण, पुनर्जागरण। हमने ये पढ़ा था कि भारत के पहले आधुनिक पुरुष श्री राजा राम मोहन रॉय हैं। तो कांग्रेस की स्थापना के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और गांधी युग के प्रारंभ से पहले कांग्रेस किस तरह से मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति वालों के हाथों में थी और कैसे उन्होंने भारत को एक राजनीतिक एकता प्रदान की, इस टॉपिक को देखेंगे। तो कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में आदरणीय दादा भाई नौरोजी का नाम काफ़ी प्रमुख है। उनका जन्म 1825 ईस्वी में हुआ था और वे एक पारसी परिवार से संबंधित थे। प्रारंभ में वे स्प्रिट का बिजनेस करते थे, लेकिन उस काम में उनकी दिलचस्पी नहीं थी और उन्हें अच्छा भी नहीं लगता था। तो इसी कारण से उन्होंने उस बिज़नेस को छोड़ दिया। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन किया था। 1868 में उन्होंने भारत का पहला राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखा, जिसमें उन्होंने बतलाया कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार भारत की संपत्ति का दोहन कर रही है। यहाँ पर अन ब्रिटिश का मतलब थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा। उस समय पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य था, तो भारतीयों का मानना था कि ब्रिटिश शासन अपने सुशासन, अच्छे शासन के लिए जानी जाती है और ब्रिटिश तरीका होता है अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस। लेकिन भारत में उनका तरीका अन ब्रिटिश है। भारत में ब्रिटिशर्स तो हैं बट उनका तरीका अन ब्रिटिश है। ये इस किताब का मतलब होता है। तो दादा भाई नौरोजी ने उस बुक में भारत की दिल दहला देने वाली और खून खौला देने वाली भयंकर गरीबी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है और उस वक्त के जनरेशन को यह समझाने की कोशिश की कि देखो किस तरह से ये शासन पद्धति काम कर रही है। श्री दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे सेशन के चेयरमैन थे, जो कि 1886 में कलकत्ता में हुई थी। उसके बाद 1896 में कलकत्ता में ही वे कांग्रेस के चेयरमैन बने। और आप ध्यान में रखिएगा कि 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। उसके बाद 1896 के बाद 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। उसमें भी दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। हम लोगों ने कुछ क्लास पहले बात की थी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात वहाँ की निम्न सदन का चुनाव जीतने वाले वे पहले भारतीय हैं। हाँ, यहाँ आप एक बात ध्यान में रखिएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय का नाम अगर हम बोलें तो वे श्री लाल मोहन घोष है, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। लेकिन चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति का नाम अगर हम लेते हैं तो वो श्री दादा भाई नौरोजी हैं। कांग्रेस के प्रारंभिक बड़े नेताओं में बाल गंगाधर तिलक का नाम प्रमुख है। वे एक चित्त पावन ब्राह्मण मराठा परिवार के थे। यहाँ पर मैं चित्त पावन ब्राह्मण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आधुनिक भारत में हम जिस मराठा साम्राज्य की बात करते हैं, पेशवाओं ने जो मराठा साम्राज्य बनाया, तो वे पेशवा भी चित्त पावन ब्राह्मण थे और ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि बाल गंगाधर तिलक का संबंध
किनके परिवार से है, या ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किनका संबंध पेशवाओं से था। तो बाल गंगाधर तिलक का संबंध पेशवाओं से था। बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण किताबें लिखी, जिनमें गीता रहस्य, ओरायन, आर्कटिक होम ऑफ वेदास प्रमुख हैं। इसके साथ साथ वे मराठा न्यूज़पेपर अंग्रेजी भाषा में निकालते थे और केसरी न्यूज़पेपर मराठी भाषा में प्रकाशित करते थे। उनके उग्रवादी विचारधारा के कारण ही डर करके ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मांडले जेल में रखा था और वहीं पर उन्होंने गीता रहस्य लिखा था। श्री बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल मूवमेंट शुरू किया था। हाँ, ये बात भी सही है कि 1916 में ही एनी बेसेंट जी ने भी होम रूल आंदोलन शुरू किया था। तो श्री बाल गंगाधर तिलक बहुत ही वर्साटाइल लीडर थे और उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन को, मराठा राष्ट्रवाद अर्थात महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने ही शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव को एक राष्ट्रवादी स्वरूप प्रदान किया था। कांग्रेस के बड़े नेताओं में आदरणीय गोपाल कृष्ण गोखले का नाम प्रमुख है। वे महात्मा गांधी और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के गुरु थे और महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में गोखले को गंगा के समान पवित्र कहा है। ये कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उसी तरह से उसी बुक में, उसी किताब में महात्मा गांधी ने तिलक को समुद्र की गहराई जैसा कहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, जिन्ना के भी गुरु थे। अब ये दोनों अपने अपने देशों में फादर ऑफ नेशन है, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जिनके शिष्य अपने अपने देशों में इतने महान हैं, उनके गुरु कितने महान रहे होंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और उनके समय भारत के बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, शिक्षित भारतीयों से घृणा करने वाले और भारतीयों को कम से कम अधिकार देने वालों में उनका नाम आता है। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने भी श्री गोखले के बारे में कहा था कि आपने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि को समर्पित कर दिया है। ईश्वर ने आपको असीम योग्यताएं प्रदान की है और आपने संपूर्ण योग्यताएं अपने मातृभूमि को समर्पित कर दिया। इससे पता चलता है कि गोखले का अंग्रेज़ों के लिए क्या महत्व था। कांग्रेस के एक बड़े नेता में आदरणीय लाला लाजपत राय जी का नाम प्रमुख है। वे पंजाब में आर्य समाज के स्तंभ माने जाते थे और वे भी बाल गंगाधर तिलक की तरह एक उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। उन्होंने अनहैप्पी इंडिया नाम की बुक लिखी थी और उनके जो पत्रों का कलेक्शन है, संग्रहण है, उसे किताब का रूप दिया गया है जिसे यंग इंडिया कहते हैं। आप यहाँ ध्यान में रखना कि एक यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर है वो महात्मा गांधी का है, जबकि यंग इंडिया जो बुक है वो लाला लाजपत राय जी से संबंधित है। लाला लाजपत राय को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूएस में एग्ज़ाइल कर दिया था, अमेरिका में निर्वासित कर दिया था और लाला लाजपत राय कांग्रेस की उदारवादी नीतियों से काफ़ी अप्रसन्न रहते थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेता साल में एक बार जमा होकर के बरसाती मेंढकों की तरह टर टर करते हैं, टर्राते हैं और वे डिमांड करते हैं कि हमें स्वशासन दो, स्वराज दो और ब्रिटिश सरकार उन्हें रोटी के बदले पत्थर देती है। ये स्टेटमेंट भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। लाला लाजपत राय जी की हत्या उस वक्त कर दी गई जब वे लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। लाहौर के पुलिस कैप्टन और उनके सिपाहियों ने लाला जी की बहुत बुरी तरह से पिटाई की, जिसके कारण उनका निधन हो गया। कांग्रेस के बड़े नेताओं में एक नाम फिरोज शाह मेहता का आता है। वे भी एक पारसी परिवार के सदस्य थे
और कांग्रेस में उनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल नाम का न्यूज़पेपर निकाला था और गोखले के प्रमुख सहयोगियों में, प्रमुख मित्रों में उनका नाम आता है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में श्री मेहता को, उनके व्यक्तित्व को हिमालय के जैसा कहा है। महात्मा गांधी जी ने अपना करियर अर्थात अपने वकालत की शुरुआत राजकोट से की थी और उन्होंने कई जगह पर लिखा है कि राजकोट में वकालत के दौरान एक ब्रिटिश अधिकारी उन्हें बड़ा परेशान करता था। तो उस वक़्त श्री मेहता राजकोट आए हुए थे और महात्मा गांधी ने उन्हें चिट्ठी लिखा था कि ऐसे ऐसी घटनाएं मेरे साथ होती हैं। तो श्री फिरोज शाह मेहता ने गांधी जी को पत्र में जवाब दिया कि अगर 2 पैसे कमाना चाहते हो, परिवार चलाना चाहते हो, तो तुम्हें ये अपमान सहना पड़ेगा, अन्यथा सब कुछ छोड़ करके मातृभूमि की सेवा में लग जाओ। इस पत्र का महात्मा गांधी के जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा और इसके बाद संजोग से गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर मिला और महात्मा गांधी ने कई अवसरों पर श्री मेहता के द्वारा लिखे गए उस चिट्ठी का जिक्र किया है। तो आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में महात्मा गांधी से पहले कांग्रेस का किस तरह से विकास हुआ, प्रमुख नेता कौन थे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उसके बारे में और थोड़ा सा बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते रहिए और अपने स्टडी ग्रुप में, अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करिए। बड़े बड़े नोट्स बनाने का समय अब नहीं है। अगर आप बड़े नोट्स को बेस बना करके चल रहे हैं तो आप बहुत भारी गलती कर रहे हैं। ज़्यादा डिस्कशन, आपस में कन्वर्सेशन और बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग अच्छे मटेरियल्स को, सब्जेक्ट को चुन करके उसे पढ़ना। पढ़ते रहिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।